हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्लेलिस्ट में हम जानेंगे कि एआई का बॉर्न कैसे हुआ, एआई कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सबसे पहले एआई के बारे में किसने सोचा और क्या एआई बनाना पॉसिबल था, पहले क्या सोचते थे लोग एआई के बारे में, और आज एआई में कितना अपडेट हुआ है, कितना एआई ने प्रोग्रेस किया है जब स्टार्टिंग में एआई का बॉर्न हुआ था तब से लेके आज तक। फिर एआई के एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, एआई सोचता कैसे है, हमने कैसे सोचा एआई को बनाने के बारे में, प्लस हम जानेंगे कि फ्यूचर क्या होगा एआई का, एआई आगे किस लिमिट तक जा सकता है, एआई कितनी सारी पॉसिबल वेज को खोल सकता है। ये सब हम इस प्लेलिस्ट में जानेंगे और सीखेंगे कि एक एआई को ट्रेन करने के लिए, एक एआई को बनाने के लिए हमको कैसा सोचना पड़ता है, कैसे लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है, कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस में कौन से वेज ढूंढने पड़ते हैं एआई को। सो अगर हम क्लियर होंगे तभी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, इस प्लेलिस्ट में प्रोग्राम्स बहुत कम होंगे, ज़्यादातर हम थियरीज पे बात करेंगे कि एआई क्या है, कैसे काम करता है, किस लिमिट तक जा सकता है और भी बहुत कुछ। आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम देखने वाले हैं कि एआई क्या होता है, व्हाट इज़ एआई, और द फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या था एआई का, एआई स्टार्ट कब हुआ था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट की, कि एआई ने किस किस फील्ड में और किस किस फील्ड ने एआई को डेवलप करने में हेल्प की थी। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं हमारे अर्ली स्टोनेजेस के बारे में। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, एक ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था, होमो सेपियंस के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे हमारी थिंकिंग कैसे होती थी, क्योंकि अगर हम अपने आप को समझ पाएंगे, एक ह्यूमन ब्रेन को समझ पाएंगे, कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो डिसीजंस लेता है, तो हम अपने बेसिक्स को एकदम क्लियर कर चुके होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्योंकि एज एन एआई और कुछ नहीं, एक अपनी ह्यूमन ब्रेन का मिमिक है। हम उसको कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं, एक ह्यूमन को, अपने इंटेलिजेंस को कॉपी कर रहे हैं, और ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हुआ इंटेलिजेंस है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। डेफिनेशन में ही ऐसा है। एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, कैसे सोचता है, कैसे डिसीजंस लेता है। हम अपने स्टोनेज के बारे में बात करें तो स्टोनेज में सबसे पहले हमने जो, अभी इस वक्त अपने को तो पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि सबसे पहले इन्वेंट किया हुआ था, बट जिस हिसाब से हमारी हिस्ट्री है उस हिसाब से जो फायर का इन्वेंशन है वो स्टोनेज के टाइम पे हुए थे। कि फायर कैसे, अब बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं उसके बारे में कि जंगल में कभी आग लग गई, ऐसा सब कुछ था। बट हम अगर बात करें तो फायर की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो हुई व्हील की। ओके, ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई। जैसे कि एज अ होमो सेपियंस हम लोग पहले क्या करते थे कि हम किसी एक जगह पे रहते नहीं थे। मतलब हम लोग बहुत ही ट्रैवलिंग पर्सन थे। हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इन द सर्च ऑफ फूड। जहाँ पे हमको खाना मिल जाए वहीं पे हम लोग अपना बोल सकते हैं कम्युनिटी बसा लेते थे। बट धीरे धीरे ह्यूमन इवॉल्व हुए, ह्यूमन की इंटेलिजेंस ग्रो करी, और वो लोगों ने फाइंड आउट किया कि रेदर देन ट्रैवलिंग हम अलग अलग जगह फूड जाके खोज रहे, इससे अच्छा क्यों ना हम खुद का फूड बनाएं एक जगह पे रह के। हमने फिर धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप करना स्टार्ट किया कि ये एक एरिया में इतने ह्यूमंस रहते हैं, और वो ह्यूमन ने खेती करनी शुरू की। खेती करने के साथ साथ जब हमने फार्मिंग शुरू की, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि हम बात करें एक एरिया की कि इस एरिया में ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, अलग अलग घर हैं। अब यहाँ पे क्या होता था कि सारे घरों में कुछ लोग रहते हैं, वो लोग की फूड की रिक्वायरमेंट क्या की थी। सपोज़ 50+ यहाँ पे पीपल्स रहते हैं। हम लोग जो वहाँ पे फार्मिंग करते थे उस टाइम पे, स्टोन एज के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब हमने फार्मिंग करना जस्ट सीखा ही था। फार्मिंग के टाइम पे क्या होता था, पहले हमने फार्मिंग करी तो हमने जो क्रॉप्स निकाले वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तब हमको समझ में आया कि मैथमेटिक्स कितना ज़रूरी है, मतलब एक हिसाब रखना
कि हमको इतना इस पर्सन को देना है, इतना इस पर्सन को देना है, क्योंकि पहले हम इक्वली डिवाइड कर देते थे हर घरों में। बाद में हमको धीरे धीरे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी घर में 4 लोग रहते हैं, किसी घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। सो उस हिसाब से पर्सन वाइज हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। वहाँ से हमने डिस्कवर किया मैथमेटिक्स के बारे में, जब हमने काउंटिंग स्टार्ट किया। और काउंटिंग पहले 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे हम लोग काउंट करते थे इस वे में, ऐसे, जैसे शायद इसको टेली बोलते आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंटिंग रखते थे। बट उसके बाद मैथमेटिक्स का नंबर्स का इन्वेंशन कैसे होना स्टार्ट हुआ कि ये हम कर तो सकते थे, बट क्या होता था, समझिए हमारे पास ये नोटबुक है, तो एक नोटबुक में आप कितना ही काउंटिंग रख सकते हो। आप देखने जाओगे तो ये धीरे धीरे ऐसे करते करते ये एक टाइम पे आके भर जाएगा। क्या होना स्टार्ट हुआ कि उस टाइम पे कि नोटबुक्स भरने बहुत स्टार्ट हो गए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रिसोर्स की कमी पड़ गई हमको। हमारी कम्युनिटी बढ़ती गई। यहाँ पे से आपको 5 घर दिख रहे हैं, उस टाइम पे 500 हो सकते हैं कम्युनिटी, 500 घर की कम्युनिटी हो सकती है। सो सर हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल होने लगा। फिर हमने धीरे धीरे डिस्कवर करना स्टार्ट किया नंबर्स को, क्योंकि फिर एक पेजेस में आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021, ऐसा मैंने लिख दिया कि इतने हिसाब है मेरे पास। बट अगर इसी को, ये 2021 को अगर हम इस नोटबुक में, ये टेली वाले नोटबुक में ट्राई करें फिट करने का, तो हो सकते हैं कि 20-25 पेज भर जाए, क्योंकि हर एक काउंट के लिए हमको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती थी। सो इससे पता चलता है कि हम ह्यूमंस धीरे धीरे अपने आसपास के सिचुएशंस को देख के, अपने सराउंडिंग्स को देख के कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे इनोवेट करते हैं हर चीज़ों को। सो इसी तरीके से एक AI भी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सराउंडिंग को देख के, अपने आसपास की चीज़ों को देख के सीखता है, लर्न करता है, और उससे कुछ नया आउटपुट निकालने का ट्राई करता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अर्ली क्या बोलते हैं स्टोन एज के टाइम का है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फायर हमने इनमें जब डिस्कवर किया था, तो उस फायर से हमने बहुत कुछ करना स्टार्ट किया। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्रॉप्स नहीं उगाते थे, हम लोग हंट करते थे एनिमल्स का। सो एनिमल्स हंट करते थे, तो उससे क्या होता था कि आप समझो अगर एक एनिमल को हंट कर रहे हो और 500 लोग हैं, सो आप कैसे दे पाओगे उनको इतना खाना। और इस वजह से हमने क्रॉप्स डेवलप करना स्टार्ट किया, क्योंकि क्रॉप्स क्या होते हैं कि बहुत जल्दी डेवलप होता है और उनमें इतना स्ट्रगल नहीं, इतना एनिमल हंट करने में स्ट्रगल है। पहले हम मैमल्स का भी हंट करते थे और वो बहुत ही जानलेवा होता था, ऐसा कह सकते हैं आप, कि हंट करने में हो सकता है 2-3 पर्सन मारे भी जाए, बिकॉज दे आर वेरी बिग। सो इस तरीके से हमने फायर इन्वेंट किया, फिर उसके बाद हमने क्रॉप्स उगाने, फायर डिस्कवर किया, उसके बाद क्रॉप्स उगाने शुरू किए, क्योंकि हमको खाने की कमी पड़ने लगी। व्हील्स एक्सीडेंटली बोलो या फिर सच में बोलो कि ये इन्वेंट हो गया हमसे, बट व्हील्स भी हमने इन्वेंट किए, क्योंकि व्हील्स के थ्रू हमको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाना आसान पड़ता था। और व्हील्स का डिस्कवरी सर्कुलर शेप में क्यों, क्योंकि जैसे आपको सबको पता ही होगा कि सर्कुलर शेप ईजिली रोटेशन कर सकता है इन कंपेयर टू स्क्वायर, ट्राइंगल और अदर शेप्स। और देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे हमारे ये जो स्टोन्स देख रहे हो आप, ये हमारे होते थे हथियार टाइप के टूल्स होते थे हमारे। आप मान लो हंटिंग करने के लिए या फिर कोई काम वगैरह करने के लिए हमने टूल्स डेवलप करना शुरू किया। और उसमें भी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस देखो कैसे काम करती थी, कि हम लोग बोल सकते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है, हैवी ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है, ये सब लॉजिकल थिंकिंग हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगी। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि एक ह्यूमन ने अपने आप को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे इवॉल्व किया, कैसे वो स्टार्टिंग में उसके पास कुछ भी नहीं था और उसने इंटेलिजेंस अपना डेवलप करना स्टार्ट किया कि हम लोग कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। और आज आप देख सकते हो तो ह्यूमन बहुत आगे निकल चुका है अदर स्पीसीज से। क्यों? क्योंकि हमारे में डिसीजन मेकिंग पावर थी, हम वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते थे। हमारे इंटेलिजेंस की वजह से आज होमोसेपियंस बोल सकते हो, फिर ह्यूमन बोलो आप, ह्यूमंस इतने आगे हो गए हमारी जो स्पीसीज़ है इन कंपेयर टू अदर स्पीसीज। सो ये सारी चीज़ें तो ह्यूमंस के बारे में बात थी। अब ह्यूमन के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ह्यूमन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है कि हम अपने ब्रेन को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हम लोग ने AI को डेफिनेटली समझ लिया कि AI को कैसे बना सकते, कैसे AI खुद सोच सकता है। क्योंकि आज भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम ह्यूमन के कंपेयर में देखने जाए तो अभी भी बहुत पीछे है। जैसे कि हम ह्यूमन को किसी पर्सन को देख के, उसके बिहेवियर को देख के हम एनालाइज कर सकते हो पर्सन कैसा होगा, उसके मन में क्या चल रहा है, हम एक प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर AI को हमारी इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, मतलब अगर हम एक AI को बोले कि आप प्रिडिक्ट करके बताओ सामने वाला जो ह्यूमन है उसके बॉडी लैंग्वेज से वो क्या सोच रहा है, और एक ह्यूमन को बोलो, एक फिलोसोफर को बोलो कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के बताए,
तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है, बट वहीं पे एआई हो सकता है फेल हो जाए। सो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हुआ इंटेलिजेंस है। हम लोग बहुत ऐसा बात तो करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है वो होता है, बट एग्जैक्टली हम खुद भी श्योर नहीं है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे आज आप सीरी देख रहे हैं, आप गूगल असिस्टेंट देख रहे हैं, दे आर एआई, वो काम करते हैं एआई जैसा, बट दे आर वीक एआई। और हम जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो एज अ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन का हूबहू कॉपी, वो बिहेव करे ह्यूमन जैसा, वो सोच सके, वो डिसीजंस ले सके एज अ ह्यूमन और मे बी बेटर देन ह्यूमन। तो हम इस एआई के बारे में हमने स्टार्टिंग से ही, जब एआई का बॉर्न हुआ था तब से ही हमने इस पर्सपेक्टिव को लेके चले थे कि हमको एक एआई ह्यूमन जैसा बनाया। बट आज हम जो एआई देख रहे हो बहुत वीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो हमारे जैसे कुछ काम कर सके। सो अभी मैं आपको, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ 4 डेफिनेशंस हैं। थिंक ह्यूमनली, थिंक रैशनली, एक्ट ह्यूमनली एंड एक्ट रैशनली। अभी जो ऊपर के आप देख रहे हो, ऊपर के जितने भी ये थिंक ह्यूमनली है एंड थिंक रैशनली है, ये हम बात कर रहे हैं थॉट प्रोसेस के बारे में। हम क्या सोचते हैं या फिर क्या सोच कैसी हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। और जो नीचे के आप जो डेफिनेशन देख रहे हो, एक्ट ह्यूमनली एंड एक्ट रैशनली, वो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि एक बिहेव कैसे कर सकते हैं, एक एक्ट कैसे करता है, ठीक है, एक्ट कैसे किया सकता है, ये अप्रोचेज हैं। ओके, यहाँ पे आप 4 डेफिनेशन देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो हम सबसे पहले जिस अप्रोच की बात करने वाले वो है थिंकिंग ह्यूमनली। अब थिंकिंग ह्यूमनली को हम द कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच बोलते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर हम खुद के बारे में ज़्यादा जानने की ट्राई करते हैं कि ह्यूमन कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, या फिर उसके थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं, उसके मन में डिसीजन मेकिंग कैसे चलती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं एक ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन का अपने बारे में क्या सोचता है, मतलब खुद के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, खुद के बारे में ह्यूमन कितना जानता है, क्या सोचता है, कैसे थॉट प्रोसेस होते हैं उसके खुद के बारे में, वो इसके अंदर आता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। अब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, बहुत बार यूट्यूब्स पे भी देखा होगा, या फिर आपने कहीं पे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे कि साइकोलॉजिस्ट कुछ 100 ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करके कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। ऐसा आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे। सो इसमें होता क्या है कि एक एक्सपर्ट जिसको ह्यूमन के बारे में बहुत ज़्यादा पता रहता है, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता रहता है, वो क्या करता है, वो किसी एक या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को इंस्पेक्शन में रखता है, निगरानी में रखता है, और देखता है कि वो कैसे बिहेव करता है। जैसे अगर आप अभी कुछ सालों पहले एक इंस्पेक्शन हुआ था कि एक यंग बॉडी अगर कितने दिन तक नहीं सोए तो क्या होता है, अगर समझ लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अगर नहीं सोए तो क्या चेंजेस आते हैं उसके बॉडी में, या फिर उसके थॉट प्रोसेस में, उसके बिहेवियर में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब जो परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं ये बिहेवियर के बारे में बताते हैं, ये हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि एक ह्यूमन कैसे सोचता है और क्या करता है। लास्ट पॉइंट में हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन इमेजिनिंग। अब इसमें क्या होता है कि अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया उसके अंदर अगर एक ह्यूमन नहीं सो रहा है, ठीक है, एक ह्यूमन नहीं सो रहा है, तो उसके ब्रेन के अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं, कौन सा ब्रेन का पार्ट उसका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसी सब चीज़ें। सो जैसे अभी मैंने एक इमेज भी रखी है, आप वो देख सकते हो। इसके अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं कि ऑन द टाइम फ्रेम, हर एक अगर हम लोग 15 मिनट में एक फ्रेम निकाले तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थिंकिंग ह्यूमनली के अंदर क्या होता है कि अभी हमने इतना सब कुछ जानने का ट्राई किया है कि क्या होता है, कैसे होता है। सो ये जो कॉग्निटिव साइंस है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस, अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके हम खुद की बिहेवियर एनालिसिस करते हैं,
उसके अंदर फिलोसॉफी आ जाती है, आप न्यूरो साइंस बोल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, उसके अंदर साइकोलॉजी आ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें को हम लोग नोटिस करके एक कॉग्निटिव साइंस करके फील्ड है वो, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की थी स्टार्टिंग में, एक दूसरे को समझने के लिए कि एक ह्यूमन को समझना बहुत ज़रूरी है एक एआई को बनाने के लिए। सो ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंस्पायर हुए, बहुत ये लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की स्टार्टिंग के दिनों में, और आज भी बहुत सारे इनोवेशंस ये दोनों फील्ड में हो रहे हैं। एक ह्यूमन के ऊपर भी आज भी लोग बहुत स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा हो सकता है, प्लस हम उसी बिहेवियर को एनालाइज करके एक एआई को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेकंड अप्रोच है वो है एक्टिंग ह्यूमनली। इसको द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। अभी ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, स्टार्टिंग के दिनों में बात करें, हम आगे हिस्ट्री भी देखने वाले हैं कि एक एलन ट्यूरिंग कौन था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था एआई को। ओके, सो इसको ट्यूरिंग टेस्ट भी बोलते हैं। अब ट्यूरिंग टेस्ट में अगर आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं आपको, तो वो क्या होता है, जैसे एक विंडो समझ लो, आप टिकट बुक करने जाते हो स्टेशन पे, तो वहाँ पे समझ लो आप दो विंडोज़ हैं, ठीक है, दोनों विंडोज़ पे ब्लैक कर्टन्स लगे हुए हैं और दोनों विंडोज़ के उस साइड से कोई बोल रहा है। सो आपको क्या करना है, ए विंडो है, बी विंडो है, आपको ए विंडो पे जाना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये एक विंडो है, ये दूसरा विंडो है, इसको आप ए बोलो, इसको आप बी नाम दे दो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ह्यूमन है ये फर्स्ट ए विंडो पे गया। अब ए विंडो पे जाके उसने टिकट बुक करने का ट्राई किया, उसने बोला कि मेरे को एक दिल्ली की टिकट चाहिए। सो वहाँ से रिप्लाई आया, श्योर सर, कौन से बर्थ में चाहिए या फिर कौन से टायर में चाहिए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, ऐसा सब। सेम थिंग वो बी विंडो पे गया और बी विंडो पे भी जाके उसने वही सेम क्वेश्चन पूछा कि मेरे को दिल्ली की टिकट चाहिए। वहाँ से भी सेम रिप्लाई आया कि सर कौन से बर्थ में चाहिए या फिर कौन से टायर में चाहिए, स्लीपर, एसी, ऐसा सब। सो अगर ये जो ह्यूमन है इसने डिटेक्ट कर लिया, अगर इसने डिटेक्ट कर लिया कि फर्स्ट जो ए वाले विंडो पे कोई ह्यूमन नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, उसके बदले में कोई मशीन है, वहाँ पे कोई कंप्यूटर है जो वहाँ उसका आंसर दे रहा है। सेम थिंग वो बी विंडो पे गया तो उसने डिटेक्ट किया कि अच्छा हाँ ये ह्यूमन की वॉइस है या फिर ये ह्यूमन ही ऐसा बोल सकता है, कोई मशीन नहीं बोल सकता है। अगर उसने दोनों चीज़ें डिटेक्ट कर ली कि भाई ए विंडो पे मशीन है और बी विंडो पे कोई ह्यूमन है, सो वहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट फेल हो जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट पास कब होगा, जब आदमी जो ये ह्यूमन है जो सामने जाके ये टिकट बुक करवा रहा है उसको पता ही ना चले कि कौन से विंडो पे ह्यूमन है और कौन से विंडो पे मशीन है। उसको अगर ऐसा लगे कि दोनों विंडो पे ही मशीन है, सो उसको बोलते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि एआई को किस तरीके से क्या क्या ट्रेन किया जाए जिसकी वजह से ट्यूरिंग टेस्ट पास कर सके। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी ये क्या होता है, ये मशीन को ऐसी पावर देता है, ये ऐसी पावर देता है जैसे कि जिसकी हेल्प से मशीन अपनी लैंग्वेज समझ सके, एक ह्यूमन की लैंग्वेज समझ सके। इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी स्पेनिश, जर्मन, हिंदी, एनीथिंग। सो एक ह्यूमन को, अभी तो हम लोग जनरली इंग्लिश पे फोकस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, टू अनेबल इट टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली इन इंग्लिश। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में हमने जब ये करना स्टार्ट किया तो हमने सिर्फ इंग्लिश को प्रायोरिटी रखा था, बट आज आप देखोगे तो बहुत सारी लैंग्वेज एनएलपी समझ सकता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो सामने वाले ने बोला, जैसे मैंने विंडो पे जाके बोला है, फिर उस ह्यूमन ने विंडो पे जाके बोला कि आई वॉन्ट टू बुक अ टिकट टू दिल्ली, मेरे को एक टिकट चाहिए दिल्ली के लिए। सो वो जो उसके अंदर दिल्ली है या फिर बुकिंग है, ये जो चीज़ें है उसको स्टोर करना। जैसे अगर आप ह्यूमन को बोलो तो ह्यूमन समझ जाता है कि अच्छा इसको दिल्ली जाना है, उसके लिए टिकट बुक करानी है, इस बर्थ में बुक करानी है और इस टायर के लिए बुक करानी है। बट एक ह्यूमन, एक मशीन कैसे समझ सकता है उस चीज़ को? तो इसके लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि वो स्टोर कैसे करता है, जो उसने नॉलेज सुना, जो उसने चीज़ें सुनी, वो स्टोर कैसे करता है वो। ओके, सो अभी जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑटोमेटेड रीजनिंग। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरे को दिल्ली जाना है, मतलब मैंने बताया कंप्यूटर को, और मेरे को सूरत से जाना है, सूरत टू दिल्ली। अभी ये दोनों चीज़ें उसको पता है। अभी मैंने
उसको बोला कि क्या यहाँ से दिल्ली की टिकट है। सो उसने बोला कि सर अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं पूछूंगा उससे तो मैं और कहाँ से जा सकता हूँ, मतलब अगर मैं सूरत से अवेलेबल नहीं है तो क्या कहीं और से अवेलेबल है। इट माइट बी वडोदरा, इट माइट बी अहमदाबाद। सो ये ऑटोमेटिक रीजनिंग करके वो खुद ये बताना चाहिए, जैसे उसके पास जो नॉलेज स्टोर्ड है उससे तीसरा कोई इंफॉर्मेशन वो निकाल के दे रहा है। जैसे उसको पता है मेरे को सूरत से जाना है और दिल्ली जाना है, बट हो सकता है सूरत से दिल्ली की टिकट अवेलेबल ना हो, बट अहमदाबाद से हो सकती है, वडोदरा से हो सकती है। सो अगर मैं उसको पूछूंगा कि कहीं और से अवेलेबल है तो उसको पहले से पता होगा ये बात कि मेरे को दिल्ली जाना है और मैं सूरत में हूँ अभी। सो ये दोनों जब चीज़ें उसको पता है तो इसके मिड सेक्शन में जितने भी स्टेशंस आते हैं उस पर वो रिप्लाई कर सकता है जो मेरे से नियरेस्ट हो। जैसे कि आप अहमदाबाद से जा सकते हो, आप वडोदरा से जा सकते हो और समथिंग लाइक दैट। सो इसमें क्या होता है कि आपके पास दो रूल्स है, दो स्टेटमेंट है और उस दो स्टेटमेंट से आप तीसरा कुछ निकाल के लेके आ रहे हो, तीसरा कुछ बता रहे हो सामने से। सो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड रीजनिंग। ये भी होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर सूरत से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सूरत से दिल्ली तक की अगर टिकट अवेलेबल नहीं है और मैं पूछूं उससे कि क्या कहीं और से मैं जा सकता हूं या फिर कहीं कोई और पॉसिबल वे है मेरा जाने का, तो वो नो बोल देगा अगर ये चीज़ उसमें नहीं होगी तो। ओके, लास्ट जो पॉइंट है वो है मशीन लर्निंग। अभी हम इतनी सारी जो बातें कर रहे हैं, एनएलपी की बात कर रहे हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटेड रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कब हो सकती है जब एक मशीन लर्निंग उसके अंदर हो, अडेप्ट करने का फीचर हो, वो सीख सके, कुछ लर्न कर सके अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, या फिर जो वो सुन रहा है या फिर जो उसके पास नॉलेज है उससे वो कुछ लर्निंग कर रहा है, कुछ नया वो लर्न कर रहा है। वो अगर नहीं होगा तो वो ट्यूरिंग टेस्ट फेल कर जाएगा। सो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जिनको हमको ध्यान में रखना है अगर हमको ट्यूरिंग टेस्ट पास करना है। तो ट्यूरिंग टेस्ट बना ही इसलिए था कि अगर ट्यूरिंग टेस्ट जो सिस्टम पास कर जाए उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने अभी तक देखा कि एक्ट ह्यूमनली, मतलब ये ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन है या फिर वो एक एआई है ये पहचानना मुश्किल हो जाए। सो हम उसको बोलेंगे कि इसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। ओके, जैसे कि अभी ट्यूरिंग टेस्ट जब फर्स्ट टाइम एलन ट्यूरिंग ने बताया था कि ऐसा कुछ थियरी है जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन रियली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कौन नहीं है। सो उस टाइम पे एक और टर्म आया था जिसको बोलते हैं टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। अब इसमें क्या होता था कि जो हमारा इसके पहला जो ट्यूरिंग टेस्ट था उसमें हम सिर्फ सुनते थे और हम उसको बोलते थे, वो सामने वाला सिस्टम सुनता था और उस तरीके से वो जवाब देता था। बट टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हुआ कि उसके अंदर एक फिजिकल बॉडी होना चाहिए, मतलब जो हमको दिखे कि ये रियली में कोई बॉडी है, वी कैन टच, और जब वो बात करे तो उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो बिहेवियर है वो भी होना चाहिए उसके अंदर। सो इसको बोलते हैं टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब एक रियली में आपका डुप्लीकेट, एक ह्यूमन का डुप्लीकेट अगर बन जाए और हम पहचान ना पाए कि एक ह्यूमन है या फिर एक कोई रोबोट है या फिर कोई एआई है, सो उसको हम बोलेंगे टोटल ट्यूरिंग टेस्ट ने पास कर लिया, एंड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एआई, और हम बोल सकते हैं एक एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके लिए क्या होता है, जैसे हमने पीछे प्रीवियसली हमने देखा एक्टिंग ह्यूमनली जो ट्यूरिंग टेस्ट था उसके अंदर हमको ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी सिस्टम को एक एआई बनाने के लिए, फिर एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए। सो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में 2 चीज़ें और इंक्लूड हो जाएंगी, इसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स। कंप्यूटर विजन क्यों? क्योंकि अगर वो सामने वाले को देख रहा है, सामने वाले को विजुअलाइज कर पा रहा है, तभी वो एआई बता सकता है कि हाँ सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, फिर सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और रोबोटिक्स क्यों? क्योंकि उसने जो सोचा समझा, अब वहाँ पे सिर्फ उसको बोलना नहीं है और सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, उसके हेड मूवमेंट्स होने चाहिए, लेग मूवमेंट्स होने चाहिए, मतलब एक पूरी बॉडी मूव करनी चाहिए जिस तरीके से बात करें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे हेड मूवमेंट्स हो रही है, मेरे लिप्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं। उसी तरीके से टोटल ट्यूरिंग टेस्ट भी कब पास होगा? जब एक रोबोटिक्स, मतलब एक ह्यूमनॉइड रोबोट वो इस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से एक्ट करे कि पता करना मुश्किल हो जाए कि वो एक ह्यूमन है कि एक रोबोट है। सो अभी उसके अंदर जो प्रोग्रेस हुई है जो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो रोबोटिक्स के अंदर, वो अभी तक सोफिया है। और आपको लेटेस्टली भी बताओ तो एक एमाइका करके रोबोट है
जो सोफिया से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकती है, बट वो भी रोबोट जैसी दिखती है क्योंकि उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। उसका भी मेन फोकस है, उस रोबोट के ऊपर जो R&D चल रहा है उसका मेन फोकस है कि उसके एक्सप्रेशंस को कितना बेटर बनाया जा सके, कितना अच्छा बनाया जा सके कि ह्यूमन और एक रोबोट्स में पहचानना मुश्किल हो जाए कौन रोबोट है कौन ह्यूमन है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। जो अपना तीसरा अप्रोच है, थिंकिंग रैशनली। अभी तक हमने देखा थिंकिंग ह्यूमनली और एक्टिंग ह्यूमनली, ओके। जैसे आपने प्रीवियसली देखा ये एक्टिंग ह्यूमनली हमने देखा था और ये थिंकिंग ह्यूमनली देखा था इसके पहले। अभी जो तीसरा अप्रोच है वो है थिंकिंग रैशनली। इसको बोलते हैं द लॉज ऑफ थॉट अप्रोच। अब हमने जैसे मैंने इसके पहले आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मेरे को सूरत से दिल्ली जाना हो और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं कहीं और से जा सकता, फिर कोई और वे है जाने का, तो सामने जो AI है वो मेरे को बता रहा है कि हाँ आप अहमदाबाद से जा सकते हो, वहाँ से सीट्स खाली मिलेंगी आपको। सो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास 2 स्टेटमेंट थे कि सूरत से जाना है, दिल्ली जाना है, ये 2 स्टेटमेंट थे। तीसरा उसने निकाला अपने रीजनिंग से बोल सकते हो या फिर अपने लॉजिक से, तीसरा स्टेटमेंट उसने निकाला कि भाई हाँ आप अहमदाबाद से जा सकते हो। 2 स्टेटमेंट को देखते हुए जब तीसरा स्टेटमेंट जनरेट होता है या फिर तीसरा स्टेटमेंट बाहर आता है AI के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ थॉट अप्रोच। अभी ये क्या होता है समझ लीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप मैथमेटिकल टर्म में देख सकते हो कि इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ A, अगर B सबसेट है A का और C सबसेट है B का, सो डेफिनेटली C सबसेट होगा A का। मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं कि मेरा नाम आदर्श है, सो आदर्श is a human and all humans are mortal, okay. Others is a human and all humans are mortal। अगर मैं ये 2 स्टेटमेंट किसी सिस्टम को दे रहा हूँ और अगर वो इंटेलिजेंस है, मतलब उसके अंदर अगर लॉज ऑफ थॉट अप्रोच है, तो तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा जो है आदर्श इज मोटल, ओके। वाई? क्योंकि आप देख सकते हो आदर्श एक ह्यूमन है और सारे ह्यूमन मोटल्स हैं, तो ये इनडायरेक्टली ये हो जाता है कि आदर्श एक मोटल है, वो इमोटल नहीं है, ओके। सो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ थॉट अप्रोच। अब इसको सबसे पहले जिसने दुनिया के सामने रखा था, वर्ल्ड के सामने, वो था एरिस्टोटल। और अब यहाँ का उसकी इमेज देख सकते हैं एरिस्टोटल का। और ये जो थॉट रखा गया था वो 350 BC में रखा गया था। लॉज ऑफ थॉट अप्रोच का जो थियरी है वो मैथमेटिकल थियरी है और उसको सबसे पहले 350 BC में एरिस्टोटल के द्वारा रखा गया था। सो अभी जो हमने लॉज ऑफ थॉट अप्रोच देखा, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्या पता वो करेक्ट ही ना हो, तो जैसे मैंने अभी पहले प्रीवियसली बात किया था कि हमको सूरत से दिल्ली जाना है, मैंने ये स्टेटमेंट दिया सामने वाले को, बट अगर मैं उसको बोलूँ मेरे को सूरत से ट्रेन के थ्रू दुबई जाना है, सो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सूरत से दुबई के लिए कोई ट्रेन चलती ही नहीं। सो अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरे को सूरत से दुबई जाना है और क्या और कोई पॉसिबल वेज है, तो अगर उसके अंदर हमने जो बात की थी थिंकिंग रैशनली की या फिर वो रीजनिंग की बात की थी, अगर वो भी उसके अंदर हो फिर भी वो कोई स्टेटमेंट नहीं लेके आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको वही रॉन्ग है, वो इनवैलिड स्टेटमेंट है, वैसा हो ही नहीं सकता। सो इसी तरीके से ये जो चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं, जैसे सबसे पहला जो चैलेंज है वो है ट्रांसलेटिंग नॉलेज का। अब ट्रांसलेटिंग नॉलेज का क्या है कि जैसे मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ लेकिन वो आइडिया बहुत फालतू है, जैसे मैंने जो स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट सही है ही नहीं, वो इनवैलिड है, वो हो ही नहीं सकता। सो सबसे पहले यही दिक्कत पड़ती है ट्रांसलेटिंग नॉलेज की, जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ क्या वो करेक्ट है, क्या वो सही है। दूसरा जो चैलेंज है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज। अब कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज का क्या दिक्कत है कि इसमें कभी कभी बहुत सिंपल सी चीज़ें भी कॉम्पिटिशनली हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो जैसे कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेना या फिर ज़्यादा टाइम लगा देना एक सिंपल से थॉट को प्रोसेस करने के लिए।
सो ये दो चैलेंजेस थिंकिंग रैशनली के अंदर आती है, ट्रांसलेटिंग नॉलेज एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। तो थिंकिंग रैशनली के अंदर जैसे लॉज ऑफ थॉट अप्रोच है, इसके अंदर हम कब बोल सकते हैं काम करेगा, जब हमारे स्टेटमेंट ट्रू हो, हमारे स्टेटमेंट सही हो, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये काम करेगा। बट अगर हमारे स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं हुए सो ये काम नहीं करता उस जगह पे। सो ये सब कुछ चैलेंजेस है इसके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिंग रैशनली, द रैशनल एजेंट अप्रोच। अभी तक हमने जो देखा वो था एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग ह्यूमनली और थिंकिंग रैशनली। सो जो फर्स्ट के जो थे एक्टिंग ह्यूमनली एंड थिंकिंग ह्यूमनली, उसमें हम देख रहे थे कि एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, एक ह्यूमन कैसे सोचता है और कैसे एक्ट करता है। बट यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है एक्टिंग रैशनली की। मतलब एक एआई अगर किसी एनवायरनमेंट में है, किसी सिचुएशन में है, तो वो एज ए ह्यूमन ना एक्ट करे, रैशनल एक्ट करे। रैशनल का मीनिंग क्या, कि उसको उस टाइम पे जितना उसके पास नॉलेज है, जितना उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ करते हुए क्या चीज़ उस टाइम पे सबसे बेस्ट है उसके लिए वो करेगा, उस एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसके सराउंडिंग को देखते हुए। सो हम एक एजेंट को लेते हैं और उसको एक एनवायरनमेंट में रखते हैं जो कि है घर, एक होम। अब उस एजेंट को मैंने बोला कि आप एक चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। सो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, चाय की, कि उसको एक चाय बनानी है। चाय बनेगी कहाँ पे, तो किचन में बनेगी। ओके, अभी चाय बनाने के लिए उसको किचन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ लिविंग रूम के अंदर। ओके, जैसे कि अज्यूम करते हैं मैं बैठा हूँ ए पॉइंट पे जो कि है लिविंग रूम, और एजेंट को जाना है बी पॉइंट पे जो है कि किचन। सो यहाँ से एजेंट को यहाँ तक जाने में उसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक चेयर्स, सोफ़ा और अदर थिंग्स। अगर ये एजेंट यहाँ से वहाँ तक गया, उसने चाय बनाई और वापस में आया और मैं लिविंग रूम में ना हुआ, तो वो एजेंट क्या करेगा, उस लिविंग रूम में ही वो चाय रख देगा या फिर वहीं पे वो खड़ा रहेगा। सो अगर ये एजेंट ऐसा बिहेव करता है कि वो गया चाय बनाने के लिए, वापस आया उसने और उसने मेरे को लिविंग रूम में नहीं पाया, और फिर भी वो चाय लेके वहीं पे खड़ा है, क्योंकि मैंने उसको बोला था आप जाओ चाय बना के वापस आओ मतलब लिविंग रूम में आओ। सो अगर उसने यही इन्फ्रेंस निकाली मेरे स्टेटमेंट से, सो उस एजेंट को हम लोग बोलेंगे करेक्ट एजेंट। इसमें इसने क्या किया, जो इसके पास नॉलेज थी उसने नॉलेज का यूज़ किया, उसने उससे आउटपुट लेके आया, बट इस एजेंट ने कुछ नया सर्च करने का ट्राई नहीं किया। अगर मैं लिविंग रूम में ना हो तो प्रॉब्ली मैं बेडरूम में होऊंगा, प्रॉब्ली मैं गार्डन में हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ। सो अगर इसने खुद से कोई रीजनिंग नहीं की तो उसको हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट एजेंट। ओके, बट ये एक रैशनल बिहेवियर नहीं है। मैंने जैसे कि पहले ही बोला था, एक रैशनल बिहेवियर क्या होगा कि उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में उसने उसके सराउंडिंग को देखते हुए उसके लिए बेस्ट क्या है उसने वो फाइंड आउट करने का ट्राई किया, तो उसको बोलेंगे हम रैशनल एजेंट। यहाँ पे उसका गोल था कि चाय बना के मुझ तक पहुँचाना, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, लिविंग रूम में हो चाहे कहीं और भी हो सकता हूँ मैं। सो अगर उसने काम नहीं किया तो उसको बोल देंगे करेक्ट एजेंट। बट अगर उसी जगह पे अगर एक रैशनल एजेंट होता तो वो किचन तक जाता, चाय बनाता, वापस आता। अगर वापस आता उसको अगर ऑब्स्टिकल भी दिखते उसको अवॉइड करते हुए आता। अगर मैं अगर लिविंग रूम में नहीं मिलता तो कहीं और पे मेरे को सर्च करने का ट्राई करता। सो जो एजेंट पर जगह जो जितनी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को लेके अगर वो कुछ बेस्ट आउटपुट निकाल रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको लेके, तो उसको बोलेंगे रैशनल एजेंट। बट करेक्ट एजेंट किसको बोलेंगे कि हमने जो स्टेप्स बोले, जो उसको बातें कहीं, जो स्टेटमेंट दिया, बस उसी को वो फॉलो करेगा। मैंने बोला चाय बना के लेके आने के लिए तो वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। सो ये डिफरेंस है एक्टिंग रैशनली के अंदर और एक्टिंग करेक्टली। मतलब एक्टिंग रैशनली हमने जो एजेंट की लास्ट में बात की उसकी बात कर रहा हूँ, बट इसमें भी दो होते हैं, एक रैशनल एजेंट और एक करेक्ट एजेंट। तो रैशनल एजेंट को हम लोग एक्टिंग रैशनली बोल सकते हैं कि वो एक्ट कर रहा है, रैशनली एक्ट कर रहा है वो। सो आगे हम जाते हैं। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए एजेंट को बहुत जनरलाइज होना पड़ेगा। जनरलाइज इन द सेंस कि उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए, एवरीथिंग। जैसे एक ह्यूमन को पता होता है जनरल वे में, अगर आप ह्यूमन को यहाँ बोलो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो सिर्फ वो ऐसा आँख बंद करके चला नहीं जाएगा, वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करेगा अपने सराउंडिंग में, उससे बहुत कुछ चीज़ें लर्न करेगा और सीखेगा एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए। सो इस तरीके से हमको एक एजेंट को भी जनरलाइज बनाना पड़ता है ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, इसके कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है कि ये कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है इसका,
क्योंकि अगर हम एक करेक्ट एजेंट को बोलेंगे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंप्यूटेशन नहीं है उसके अंदर, उसने सिर्फ फॉलो किया उस पाथ को। बट अगर एक रैशनल एजेंट को बोलेंगे तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करता हुआ अपने आसपास चलेगा, बहुत कुछ कैलकुलेट करते हुए, बहुत कुछ कंप्यूट करते हुए चलेगा, तो उससे कंप्यूटेशन बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब अगर सिर्फ एक नॉर्मल सा चाय बनाने का भी टास्क है तो बहुत कुछ वो कैलकुलेट करेगा, उस वजह से टाइम कंज्यूम होगा, कंपटीशन हाई बढ़ जाएगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती है एक रैशनल एजेंट के अंदर।